हाय फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एसएचएम के उसमें स्प्रिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्प्रिंग। अब इसमें दो टाइप का होगा स्प्रिंग। जैसा कि आप अगर करंट पढ़ते होंगे तो उसमें दो दो कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन और दूसरा सीरीज। जब आप हीट पढ़ रहे होते हैं तो भी आपको पैरेलल सीरीज आता है। जब आप एसएचएम पढ़ रहे होते हैं तो इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये दो अलग अलग स्प्रिंग या तो पैरेलल है या तो सीरीज है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा पैरेलल है या सीरीज है। अब इसमें हम चेक करेंगे, ये बहुत ही आसान है। जैसा कि ये एक प्रॉब्लम है जिसमें मास m जो कि ब्लॉक है उसको इस तरीके से एडजस्ट किया गया है। दो स्प्रिंग है, ये K1 है और ये K2 है, और इसको V नॉट वेलोसिटी से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसा रुका हुआ है। ये भी स्प्रिंग है जिसका K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है, K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। आपको इसका क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालना इतना आसान नहीं है। इसमें आप बता रहे हैं कि आपको अब चेक करना पड़ेगा कि स्प्रिंग का कौन सा पोजीशन है, पैरेलल है या सीरीज है। ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक करंट में ही चेक नहीं करना पड़ता है, जब आप स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम को बना रहे होते हैं तो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, और जब आप हीट पढ़ रहे होते हैं तो हीट में भी हम इसका यूज देखेंगे, और बाकी करंट में तो है ही, कैपेसिटर में भी होता है। तो ये आपको पैरेलल और सीरीज हर जगह देखने को मिलेगा। देखिए स्प्रिंग वाले में भी यूज आएगा। अब ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक है जिसको एम मास पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले सब कुछ रुका हुआ है V नॉट, अभी हम वेलोसिटी इसमें नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है कि अभी पहले रुका हुआ है। अब हम इस ब्लॉक को V नॉट स्पीड से डिस्प्लेस्ड किए, सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हुआ, ये जो एम ब्लॉक का मास है ये यहाँ जाके डिस्प्लेस्ड हुआ। समझिए ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आया? इस पोजीशन पे आया। इस पोजीशन को अगर ए देते हैं तो इस पोजीशन को हम बी देते हैं। ये डिस्प्लेस्ड हो गया एक्स। तो आप अब सोचिए कि जब ये पोजीशन बी को अटेंड करेगा, ये मास एम है, इसका भी मास एम हो जाएगा। तो ये जब बी पोजीशन को अटेंड करेगा तो क्या क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये एल नोट इसका और एल नोट इसका नेचुरल लेंथ है। तो कोई भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में ही रहना पसंद करेगा, लेकिन जब ये एक्स से डिस्प्लेस्ड हुआ, इस पोजीशन को एक्वायर किया एट द पोजीशन बी, तो इसमें क्या हुआ? K1 का इलोंगेशन हुआ। अब लिखते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी जब बी पॉइंट पे ये ब्लॉक आएगा तो क्या होगा? तो इसमें K1 में इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन इन स्प्रिंग कांस्टेंट K1 में इलोंगेशन होगा एग्जैक्टली एट द सेम टाइम जब ये एक्स से डिस्प्लेस्ड हुआ, एट द सेम टाइम K2 में कंप्रेशन होगा, और वो भी एक्स से ही इलोंगेशन इसमें हुआ और एक्स से इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन हो जाएगा ये सीरीज वाला कंडीशन होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए सिंपल सा है कि अगर इस टाइप का शेप है, ए एक्स से ये डिस्प्लेस किया तो इसमें क्या हुआ? इलोंगेट हुआ, तो इलोंगेशन हुआ। तो फिर लिखेंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये स्प्रिंग फर्स्ट ले लीजिए, ये स्प्रिंग सेकेंड, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका K2 है, इसमें क्या हो जाएगा? कंप्रेशन होगा।
इसमें इलोंगेट किया और इसमें क्या हुआ, ये इस पोजीशन को एक्वायर करना चाहता है एल नोट का, और ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस उतने ही से होगा जितना से ये इलोंगेट हो रहा है, तो होगा K2 में, या इसको दे दीजिए स्प्रिंग 2, इसको स्प्रिंग 2 दे दीजिए और इसको स्प्रिंग 1 दे दीजिए, ये स्प्रिंग आपका 1 है, तो 1 में क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, एग्जैक्टली 2 में कंप्रेशन हुआ। बस इतना ही चेक करना था कि हम कहें कि जब करंट आप पढ़ रहे थे तो भी आपको पैरेलल चेक करना पड़ेगा कि क्या है कनेक्शन, क्या पैरेलल चल रहा है या कनेक्शन सीरीज चल रहा है, ये आपको करंट में चेक करना पड़ेगा, हीट में पढ़िएगा तो चेक करना पड़ेगा, कैपेसिटर पढ़िएगा तो चेक करना पड़ेगा, मतलब तीनों चैप्टर में ये आएगा, और ये स्प्रिंग में भी आ गया, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा अगर इसमें कंप्रेशन हुआ तो इसके वजह से दूसरे स्प्रिंग में क्या कंप्रेशन हो रहा है या इलोंगेशन, तो इसमें इसको इलोंगेशन हुआ, एग्जैक्टली इसमें कंप्रेशन हो गया एट द सेम टाइम, तो क्या हो गया, ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसका अगर हमको क्या निकालना है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 इसका और K2 इसका, K1 प्लस K2, यह हुआ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट भी बोलिए या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे नहीं निकालते इक्विवेलेंट, आप जब भी करंट पढ़ रहे होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी से यहाँ आया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा, और यहाँ से हम बताए थे कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है इस केस में आप कुछ है ही नहीं, बस यही प्रॉब्लम खत्म हो गया, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, मास भी पता है आपको k है, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, मास m रहेगा, और k यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट k इक्विवेलेंट, इसको आप लिख सकते हैं k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट क्या होगा, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, बस सिंपल है, इसमें ये समझना था K1 प्लस K2, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका स्प्रिंग पे बेस्ड होगा, स्प्रिंग का जो भी क्वेश्चन आए उसको हम देखेंगे K1 प्लस K2, अब इसमें पुट कर दीजिए K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, बस प्रॉब्लम यही था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, बस K इक्विवेलेंट आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें यह देखना था कि सीरीज है या पैरेलल, K इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस K2, यानी एक सीरीज में था। अब देखते हैं एक पैरेलल वाला एग्जाम्पल लेके, तो स्प्रिंग वाले सारे क्वेश्चन हम इसी लेक्चर में कर लेंगे। आइए, अब ये दो क्वेश्चन है, इसको भी आपको वही करना है, आपको तो सिंपल सा है, करंट में पैरेलल सीरीज आपको याद रहता है, वहीं से हम आपको यही चेक करना है इसमें, K इक्विवेलेंट, जब आप करंट पढ़ रहे होते हैं तब आपको निकालना था R इक्विवेलेंट, यहाँ निकालना पड़ेगा K इक्विवेलेंट, जब कैपेसिटर पढ़ रहे हैं वहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा C इक्विवेलेंट, जैसा कि पिछला क्वेश्चन सीरीज पे बेस्ड था। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन में वही टाइम पीरियड निकालना है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, टाइम पीरियड आपको निकालना है, K इक्विवेलेंट निकलेगा तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और बाकी हर चीज़ निकाल सकते हैं अगर आपका आ गया। अब देखिए इस दोनों क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, पिछला तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था, अब इसमें अगर चेक कीजिए तो क्या होगा, m मास है तो नीचे क्या लगेगा, आप cos mg लगेगा, नीचे mg की वजह से अगर इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है, तो क्या होगा, नीचे जाएगा अगर ये ब्लॉक, तो अगर ये ब्लॉक
x से नीचे गया तो x से ऐसा नहीं हो कि k से जाएगा k2 से नहीं जाएगा। तो क्या है, ये आपका क्या है, सिंपल सा बात है। ये आपको एक बात आप समझिए कि ये पिछला तो क्वेश्चन पूरा का पूरा सीरीज पे था, लेकिन अगर इसमें आप चेक कीजिए, हो सकता है K1 K2 तो अलग अलग होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका है, ये फर्स्ट वाला स्प्रिंग का, ये सेकंड वाला स्प्रिंग का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा पूरा पैरेलल वाला है। तो इसका अगर हमको क्या निकालना पड़ेगा, के इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2, सो यू विल गेट के इक्विवेलेंट। तो पूरा का पूरा समझिए कि पैरेलल सीरीज वाला खेल चल रहा है, पूरा हीट में भी यही हम यूज करेंगे। सो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि केवल के वजह से हो सकता है इसमें x का वैल्यू, जबकि लग रहा है दोनों पे mg। इसमें सिंपल सा बात है, अगर आप ऐसे कीजिएगा, क्यों ये पैरेलल है ये आप समझिए बात, क्योंकि उसमें क्या कंडीशन था कि एक अगर x से डिस्प्लेस हो रहा है, x से इलोंगेट हो रहा है, तो एग्जैक्टली x से दूसरा भी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। एक अगर x से इलोंगेट हो रहा है तो दूसरा x से कंप्रेस हो रहा था। वो सिचुएशन कुछ ऐसा था, कि इस साइड से फिक्स था, इस साइड से फिक्स था, इस टाइप से एग्जैक्टली इधर भी फिक्स था इस साइड से। तो क्या हो रहा है, ये अगर K1 है और ये अगर K2 है, तो अगर ये x से डिस्प्लेस होके यहाँ आया तो x इसमें क्या हो गया, इलोंगेशन हुआ, एग्जैक्टली x इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है कि दोनों में सेम ही इलोंगेशन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी। इसका k का वैल्यू अलग है, अगर नीचे mg लग रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए स्प्रिंग फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, x1 K1, अगर मान लेते इसका x1, तो यहाँ से x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जिसको कह सकते हैं इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन क्या आ जाएगा, x1 का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा mg/K1। एग्जैक्टली अगर स्प्रिंग 2 की बात करें तो यही आ जाएगा mg, इसमें भी mg ही नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे, लेकिन ये हो जाएगा K2 x2, तो x2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे mg/K2। तो x1 और x2 का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, x1 का आ रहा है mg/K1, x2 का वैल्यू आ रहा है mg/K2, तो दोनों का अलग अलग आ रहा है और k पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें इलोंगेशन, इस केस में फर्स्ट वाला केस में हम क्या कहे थे, इलोंगेशन इज इक्वल टू कंप्रेशन, मतलब जिस K1 में भी उतना ही इलोंगेट हो रहा है, K2 में भी उतने कंप्रेस हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू सेम था, लेकिन इसमें x1 अलग है, इसमें x2 अलग है, मतलब कि ये अलग है। तो उसमें अगर सेम रहे तो क्या होगा, सीरीज कंप्रेशन, और अगर अलग अलग रहे तो समझिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उस केस इस केस में क्या फर्क है, इसमें इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों का वैल्यू x ही था, लेकिन इसमें अलग अलग है, एक x1 है एक x2 है, तो ये दूसरा कंडीशन है। तो ये आपको हर बार समझना पड़ेगा कि x का वैल्यू अलग अलग है या सेम है, और अगर सेम है तो समझ जाइएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर अलग अलग है तो समझ जाइएगा वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से पैरेलल के लिए आ जाएगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2, यहाँ आ जाएगा आपका K2 प्लस K1, और K इक्विवेलेंट यहाँ से निकाले तो आ जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये सेकेंड वाले के लिए आ गया। तब इसमें निकालना क्या था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अब निकालना आसान है, 2 पाई इंटू K/m
आपको अब सारा नॉलेज इसमें पता है, के भी पता है, इसमें के इक्विवेलेंट निकालना था, बाकी आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए। अब देखते हैं थर्ड पोजीशन को। एग्जैक्टली अब थर्ड पोजीशन के लिए अगर हम बात करें तो बस यही निकालना ही चैलेंज था। अब के जगह पे हाँ हो जाएगा के इक्विवेलेंट, के जगह पे आप ये लिख दीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई। के जगह पे हम क्या लिख देंगे, K1 इंटू K2 अपॉन डिवाइड में आ जाएगा K1 प्लस K2 और मास इसका कैपिटल हम लिए तो कैपिटल। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड आ गया तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है तो वो भी निकाल सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये था। अब देखते हैं थर्ड वाले पोजीशन, ये क्या है, इसको निकालिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे इस पे। और अगर क्वेश्चन आप सेकंड समझे होंगे तो थर्ड भी बन जाएगा। इसमें भी चेक कीजिए, x का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, x1 x2 अगर आ रहा है तो समझिए कि ये भी पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो सारा सिस्टम वही हो जाएगा। देखते हैं उसमें भी ट्राई करके क्या आएगा। ये पोजीशन सेकंड के लिए बताएं, अब पोजीशन थर्ड के लिए बताएं। अब उसमें चेक करना है कि इलोंगेशन या कंप्रेशन अगर सेम हो रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, जैसा कि फर्स्ट वाले में था, जितना से इलोंगेट हो रहा है उतने से मतलब एक्स का वैल्यू कंप्रेशन या इलोंगेशन का वैल्यू सेम था। अब जब इस पोजीशन पे कोई भी रहेगा तो क्या होगा, अलग अलग है यानी पैरेलल है। ये हम आपको ट्रिक बता दिए हैं, सुपर ट्रिक। इसमें आप इस टाइप से चेक कीजिए, ये आपका केवल एग्जैक्टली ऐसे ये आपका हो जाएगा K2। अब ध्यान से देखिए कि इस केस में क्या होगा। अगर हम K1 का वैल्यू निकालते हैं, K1 में इसका x1 का वैल्यू निकालते हैं, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है इसको इलोंगेट करने के लिए, तो नीचे फोर्स लग रहा है mg, तो लिखेंगे mg। इसके लिए कौन सा लग रहा है mg, जो कि इक्वल है k x1 के, K1 x1 के। तो यहाँ से x1 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, mg अपॉन K1। और अगर इस केस की बात करें तो अगर ये x से इलोंगेट हुआ तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या चाहेगा, सोचिए कि इसका ये नेचुरल लेंथ है, ये आपका L0 नेचुरल लेंथ है, इतना से ये सपोज दैट इलोंगेट हुआ, ये आपका x1 का वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, अब इसका निकालेंगे, ये तो स्प्रिंग 1 के लिए, ये स्प्रिंग फर्स्ट वाले का था। अब हम स्प्रिंग सेकंड की बात करते हैं, इसका तो जब बात करेंगे तो इसमें भी फोर्स लगेगा, वही K2 x2 और नीचे mg, जो अलग आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा। यानी यहाँ से बस हमको चेक करना है कि पैरेलल है कि सीरीज, बाकी हमको कुछ भी चेक नहीं करना है। अगर दोनों में कंप्रेशन इलोंगेशन सेम हो रहा है, मतलब बराबर है, x1 जस्ट इक्वल टू x2, तो समझ लीजिएगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा हमेशा x1 इज जस्ट इक्वल टू x2, तो याद रखिएगा ये कंडीशन आ जाता है सीरीज का। ट्रिक इसको समझ लीजिए, सुपर ट्रिक। बाकी इतना सारा लेक्चर का एक ही कोर है, कोर ये है कि जब x1 x2 के बराबर है तो सीरीज, जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दोनों अलग अलग वैल्यू है तो समझ लीजिएगा पैरेलल।
तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, इसमें बहुत सारा चीज हो जाएगा। टाइम पीरियड है, आपसे एंगुलर क्या क्या पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन वैसा भी लेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, ओमेगा का वैल्यू पूछ सकता है, ओमेगा के साथ साथ वेलोसिटी भी पूछ सकता है। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। एम्पलीट्यूड उस क्वेश्चन में दे देगा, ओमेगा आपको निकालना होगा, ओमेगा इंटू ए। तो बहुत सारा चीज पूछ सकता है, इसका वेलोसिटी बताइए, तो बहुत सारा चीज इस पे बेस्ड है। तो ये ट्रिक है। अब बाकी तो आप जानते ही कि अगर ये पैरेलल है तो के इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला अभी हम फिलहाल लाए थे, फिर उसको लिखते हैं 1/k1 प्लस 1/k2। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें फिर पलट देंगे k1 इंटू k2, k1 इंटू k2, k1 प्लस k2, ये आपका आ गया। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, के इक्विवेलेंट के लिए जब ये क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा 2π k/m, मास तो m ही है, k1 के जगह पे आप लिख दीजिए ये, तो आ जाएगा 2π रूट ओवर के जगह पे लिखेंगे k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू कैपिटल एन। ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अब देखते हैं बड़ा सा क्वेश्चन, उसमें वेलोसिटी भी पूछे। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, आपसे और भी पूछ सकता है। टाइम पीरियड निकाल लिए मतलब आपका सब निकल गया। आपसे पूछ लेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका हो जाता है टाइम पीरियड जस्ट इक्वल टू 2π/ओमेगा। अगर टाइम पीरियड आपका निकल गया है तो यहाँ से ओमेगा निकाल लीजिए 2π/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका दोनों कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपका ओमेगा भी आ जाएगा। ओमेगा आ गया, पूरा एसएचएम का पूरा इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन लेकर, और इसके सारे स्प्रिंग पे बेस्ड 3-4 तरीके का प्रॉब्लम देखेगा, सारा रहेगा पैरेलल सीरीज पे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। आइए, ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि इसका निकालिए। टाइम पीरियड इस बार नहीं पूछ रहा है, इस बार आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इच ऑफ इच स्प्रिंग, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको इस केस में भी निकालना है और इस केस के लिए भी निकालना है। और आपको ये बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा है आपसे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर इसका वेलोसिटी v नॉट है तो आप बताइए कि कुछ ना कुछ एसएचएम ही करेगा, और एसएचएम करेगा तो कुछ टाइम पीरियड होगा। और आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसके पास वेलोसिटी कितना होगा, आपसे कह दिया। तो और इसमें एम्पलीट्यूड भी आपको दे दिया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसमें दिया हुआ है। ये एसएचएम करेगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है आपको कैपिटल ए दे दिया। और आपको क्या निकालना, वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, सारा चीज इस पूरा एसएचएम का आपसे कंसेप्ट इसमें पूछ लिया। अब ध्यान से देखते हैं, जब इस पोजीशन को रहेगा तो x1 x2 का वैल्यू पहले निकालते हैं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जैसा कि x1 का हो जाएगा नीचे mg के x1 k1 x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका mg/k एग्जैक्टली। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एग्जैक्टली ये लिखिएगा स्प्रिंग फर्स्ट के लिए, स्प्रिंग फर्स्ट, फर्स्ट वाले के लिए। आप फिर लिखेंगे स्प्रिंग सेकंड के लिए, स्प्रिंग सेकंड के लिए, फिर mg दैट इज इक्वल टू k2 x2, और यहाँ से x2 का वैल्यू आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू mg/k2। तो यहाँ से x1 x2 का वैल्यू आए,
अब हम x1 x2 का वैल्यू आ गया। अब हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान है। यू नो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर्ड इन स्प्रिंग दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पोजीशन 1 के लिए, इसके लिए अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। x1 निकल गया आपका, सारा चीज वैल्यू है, x1 आप वहां पुट कर दीजिए, के निकल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाते हैं तो आपको K1 K2, अब हम पूरा का निकालेंगे। ये स्प्रिंग 1 के लिए है और पोटेंशियल एनर्जी अब फिर एग्जैक्टली फिर हम फॉर स्प्रिंग 2 के लिए निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्प्रिंग 2, तो हाफ के x2 स्क्वायर। और इसमें ध्यान दीजिए के क्या होगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि के क्या होगा। के का हम वैल्यू निकाले थे, ये आपका आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन और के इक्विवेलेंट। के अब जब भी यूज कीजिएगा तो के इक्विवेलेंट यूज कीजिएगा, के इक्विवेलेंट। हाफ के और x1 x2 तो आपको डायरेक्टली निकल गया, लेकिन इसमें के का जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है कि के क्या होगा, के इक्विवेलेंट के होगा। K1 मत लिख दीजिएगा, के इक्विवेलेंट जैसा कि अभी हम बताए थे आपका आया था K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, एग्जैक्टली यही पुट करना है। तो यहाँ के जो होगा के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछने के पीछे उसका रीजन ये नहीं था कि x1 x2 आप निकाल के डायरेक्ट पुट करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो सबको पता होता है स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहा था x1 x2 का कॉम्बिनेशन। और आपसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर एम्पलीट्यूड ए है तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ए तो एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो वेलोसिटी आपको तब निकलेगा जब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता हो, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको टाइम पीरियड पता हो। टाइम पीरियड बाय ओमेगा होता है, ओमेगा जब पता होगा तब टाइम पीरियड पता हो जाएगा, और ओमेगा पता के लिए टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड के लिए आपको के इक्विवेलेंट चाहिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आपसे पूछ गया। ये आपको एचसी वर्मा का क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन में आपको सारा थ्योरी पूछा गया कि तभी आप वेलोसिटी निकाल पाइएगा जब आपको ओमेगा पता, और ओमेगा तभी पता होगा जब आपको टाइम पीरियड पता, और टाइम पीरियड तभी पता होगा जब आपको के इक्विवेलेंट पता हो। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन पिछले सारे क्वेश्चन का कोर है कि इसमें सारे चीज पूछा गया है। के इक्विवेलेंट पता है, वही ये आपका आ गया के इक्विवेलेंट। अब टाइम पीरियड निकाल देते हैं। टाइम पीरियड जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले 2/k/m, और के आपको पता है के क्या है, K1 इंटू K2, K1 प्लस K2 इंटू कैपिटल M। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल गया, यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा तो वेलोसिटी, ओमेगा के जगह वेलोसिटी आप पुट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी निकल जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन पूछ लिया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ये पोजीशन ए है और कुछ ऐसा सिचुएशन है, स्प्रिंग पे बेस्ड हम सारे प्रॉब्लम इसमें देखेंगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, आपको ये पोजीशन दिया है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसमें वेलोसिटी दी है v, और आपसे पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट द पॉइंट P। अब यहाँ पे आपको P पोजीशन पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, और आपको एक चीज दे दिया है कि
जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है यानी पोजीशन ए पे है तब इसके पास एम्पलीट्यूड ए है, कैपिटल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब ये पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास क्या होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें बी कुछ इलोंगेशन होगा, इसमें बी इलोंगेशन होगा, और दोनों का इलोंगेशन सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे अलग अलग फोर्स है, दोनों का K1 K2 अलग है, इस वजह से। तो अब ये देखते हैं कि इसमें होगा, समझिए कि ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, V2 यहाँ से हम वेलोसिटी दिए हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2। और अगर इसका क्या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आपको कैपिटल ए दे दिया है तो उतना ही आगे जाएगा। सोचिए ये SHM है तो उतना ही आगे जाएगा, तो x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू ए। अब कैसे? क्योंकि ये आगे जाएगा, तो आगे कितना आगे तक जाता है, तो ये मीन पोजीशन, समझिए कि ये इसका मीन पोजीशन है। SHM में हम जब भी बताए थे तो ये इसका मीन पोजीशन है, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन है ये इसका। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x1 इसमें x2 इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड के बराबर। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं, आपसे पूछा है कि P पॉइंट पे आप बताइए कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड एट पोजीशन ए, एक पोजीशन पी पे आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये आगे जा रहा है तो किसी फोर्स के वजह से जाएगा, तो दैट इज K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। एक फोर्स, जितना फोर्स इस पे लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये मासलेस है, ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि मास है, इसके वजह से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। उतना से K1 इज इक्वल टू, उतना ही लग रहा है, K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। तो यहाँ से आप क्या निकाल ले, x1 का वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ x2, या x2 का ही वैल्यू, किसी का भी वैल्यू किसी के टर्म में निकाल लीजिए x2 का वैल्यू। तो K1 x1 इज इक्वल टू बाय K2, ये आपका निकल गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x1 तो x1 ही रहेगा, x2 के जगह पे हम लिख देंगे K1 x1 बाय K2 इज इक्वल टू a। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपका निकल गया। आपको P पोजीशन पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से x1 का एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन गया, फिर वापस से आएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक ही अननोन बच जाएगा x1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा x1 कॉमन लीजिएगा तो K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाय K2 इट इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा, आपको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, कैपिटल ए निकालना है। तो कैपिटल ए इज जस्ट इक्वल टू K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाय K2 इंटू x1। तो आपको ए दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट P पॉइंट पे आपको एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। ए पॉइंट पे आपको पता है, P पॉइंट को आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन का व्यू था कि x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमेशा होता है कि इसमें अगर x1 डिस्प्लेस हुआ और इसमें x2, तो क्या हुआ x1 प्लस x2 दैट इज कैपिटल है। और यहाँ से ये एक इक्वेशन आया कि जितना फोर्स इस पे लग रहा है, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है तो इतना फोर्स इस पे लगा, इतना एग्जैक्टली इतना फोर्स, दोनों बराबर हो गया। यहाँ से x1 x2 का वैल्यू आप इक्वेट कर लीजिए, और यहाँ से डायरेक्ट आपका आ गया एट P पॉइंट एट दिस पोजीशन द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, हर कुछ पूछ सकता है आपसे। अब देखते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन लेकर।
आइए देखते हैं, एक नया क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम समझेंगे। सारा का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, एग्जैक्टली इसका भी के है, इसका भी के है। आपको अब क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्वेश्चन में पूरा फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पूछा है, और आपसे क्या पूछा, टाइम पीरियड के बाद आपसे पूछा कि इसके रीस्टोरिंग फोर्स बताइए। रीस्टोरिंग फोर्स, अब ध्यान से देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया है। अब क्या होगा, ये डिस्प्लेस्ड होगा और ये इसको इधर से भी फोर्स लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। ये आप ध्यान से देखिए, तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं। एक बात तो क्लियर है, जब mg किसी का भी नीचे लगेगा तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं, जाएगा नीचे ही जाएगा। और नीचे जाएगा, अगर ये स्प्रिंग नहीं होता, ये नहीं होता तो ये क्या इधर जाता, एग्जैक्टली नीचे जाता। लेकिन इसके वजह से ये थोड़ा सा इस तरफ बेंड करेगा, डायरेक्टली नीचे जाता, इसके वजह से ये थोड़ा सा इधर आएगा या थोड़ा सा इधर आएगा। दो ही पोजीशन है, या तो सीधे ही नीचे आ जाता अगर एक ही स्प्रिंग होता, लेकिन ये स्प्रिंग के वजह से ये थोड़ा सा या तो इधर मूव करेगा, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर। हम इसको थोड़ा सा इधर ले चलते हैं। लास्ट वाला पोजीशन इसका कुछ हम यहाँ लेके चलेंगे। अब ये क्या हुआ, इस पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ। अब ये इस पोजीशन को नहीं रहेगा, ऐसे 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 रहेगा, और ये इसमें, और एग्जैक्टली जब इस पोजीशन को ये अटेन करेगा तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। और ध्यान से दीजिए, ये सारा 45 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। आपको गिवन है कि ये जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इससे वर्टेक्स के साथ 45 डिग्री, ये इधर गया, समझिए कि ये थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, राइट साइड, इधर यहाँ गया। आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही कंडीशन हो जाएगा, आइडेंटिकल कंडीशन है। तो इस पोजीशन पे आएगा तो इधर x से डिस्प्लेस्ड हुआ। अब ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा पोजीशन बनेगा, इधर गया तो ये समझ लीजिए कि x पोजीशन, ये वाला x पोजीशन रहेगा। x से अंदर आया, ये x आएगा, ये 45 डिग्री का एंगल बना, और आपको x पोजीशन दिया हुआ। आपको क्या निकालना है, ये x डैश, ये निकालना है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, आपसे ये निकालना है, ये आपका हो जाएगा x डैश। x से डिस्प्लेस किया तो ये x होगा, ये हो जाएगा आपका x डैश। एग्जैक्टली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये x होगा, और यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। इसके लिए फिर आप नया टाइप बनाइएगा, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। इसके लिए भी रहेगा ये 45 डिग्री, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये x है, इसके लिए फिर ये x डैश हो जाएगा। x डैश इसलिए है क्योंकि दोनों के साथ 45 डिग्री है, कि ये दोनों के लिए सेम है, इसलिए x डैश। अब ध्यान से देखिए, ये पोजीशन को थोड़ा जूम करके हम बनाते हैं। इसके लिए ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, ये तो इधर के डिस्प्लेस हुआ तो x से डिस्प्लेस हुआ, तो x कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ से इस टाइप से हम जब मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये पोजीशन 1 के लिए बना रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा जाएगा। तो जब हम इस पोजीशन से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाले हैं, तो इसका जो इलोंगेशन हुआ दैट इज x1 या x डैश उसको बोले हैं, x डैश इलोंगेट हुआ, ये समझिए। और ध्यान से देखिए, ये इस पोजीशन से ये पोजीशन x है, ये पोजीशन x है, और ये x डैश इलोंगेट हुआ, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें। एग्जैक्टली इसमें भी इलोंगेट हुआ, और यहाँ से क्या किया, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसमें x डैश इलोंगेशन हुआ, और यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन को हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। ये आप समझिए कि ये पोजीशन जो है
एक्स है, ये एक्स डैश इलोंगेशन फर्स्ट वाले का है और इसका इलोंगेशन भी एक्स डैश है, दो इलोंगेशन है और बीच के 45 डिग्री बन रहा है। तो इसको अगर हम इसको जूम करें तो कुछ ऐसा बन रहा है, परपेंडिकुलर डाले हैं, ये आपका एक्स है, ये आपका हो जाएगा ये एक्स डैश, ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स डैश। ये पोजीशन इसके लिए हम बनाए, पोजीशन थर्ड के लिए एग्जैक्टली इसके लिए भी अगर बनाए, ये तो एक्स है, एग्जैक्टली 1 के लिए भी यही पोजीशन है। क्या पोजीशन है इसके लिए भी अगर आप बनाए तो इधर एक्स डैश है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें, ये कंडीशन दोनों के लिए परपेंडिकुलर यहाँ से डालिए और ये आपका है बीच में ये एक्स। तो अब कुछ ही क्वेश्चन में बचा नहीं, बस यही क्वेश्चन में समझना था, एक्स एक्स डैश। अब ध्यान से लिखिए, एक्स डैश का वैल्यू अगर आप निकालें कोई भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप लीजिए cos 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 45, यहाँ से आप अगर ध्यान से देखिए cos 45 अगर लीजिएगा तो ये हाइपोटेनस है। इस केस में अगर ध्यान से देखिए तो बेस, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपन बेस, अब बेस यहाँ हो जाएगा एक्स डैश, ये आपका 45 डिग्री है हर केस में, इसमें भी ये 45 डिग्री आपको पता है, तो आपको बेस लेना है, cos 40 सामने वाला है तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, इधर हो जाएगा बेस एक्स बाय एक्स एक्स डैश, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स डैश cos 45। यहाँ से ध्यान से लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, x क्या है यहाँ पे एक्स डैश आपका निकल गया, अब आ गया, अब रीस्टोरिंग फोर्स निकाल लीजिए। अब प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स जस्ट इक्वल टू इसके लिए के एक्स डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन, इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू, इसके लिए सेकेंड और थर्ड के लिए सेमी पोजीशन एक्स। और ध्यान से देखिए इधर डिस्प्लेस हुआ इधर और ये किधर है, तो सारा को हम इधर, इसका देखिए इधर लगेगा तो इसका हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसके इस डायरेक्शन को हम मेजर एक्सिस ले रहे हैं। तो इधर अगर F फोर्स लग रहा है, लेट्स दिस इज F1 फोर्स, तो इसका हम कॉस कंपोनेंट लेंगे क्योंकि इसका सेकंड वाले का इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो इसका भी हम लेंगे कॉस कंपोनेंट, तो दोनों का लेंगे कॉस 45 डिग्री और क्या हो जाएगा एक्स डैश। एक्स डैश का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा हाफ x1 2 इंटू के एक्स डैश का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एक्स डैश का वैल्यू वहाँ से हम पुट कर देंगे, एक्स के टर्म में आ जाएगा आपका एक्स डैश, यहाँ से आ जाएगा एक्स बाई कॉस 45। अब सारा टर्मिनोलॉजी आपको नोन है, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा। अब ध्यान से लिखिए, यहाँ से भी आप ले सकते हैं cos 45, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ से भी वैल्यू आएगा क्योंकि एक अगर 45 है और एक 90 है, थीटा आप इसको भी समझ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ से एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, cos 45 अगर यहाँ से आप ये लीजिए तो परपेंडिकुलर आ जाएगा एक्स डैश, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स डैश का वैल्यू आपका आ जाएगा एक्स cos 45। वो भी आप लगा सकते हैं, दोनों आप लगा सकते हैं वैल्यू के लिए, तो उससे डायरेक्ट फायदा हो जाएगा अगर cos 45 उससे लिए आप। ये भी वैल्यू लीजिए cos 45, ये है इसको हम 45 समझ रहे हैं क्योंकि एक 90 है एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, cos 45 इससे लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स डैश बाय एक्स, तो यहाँ से एक्स डैश का वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगा एक्स cos 45। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए एक्स डैश के जगह पे, क्या हो जाएगा एक्स cos 45, क्योंकि सारा एक्स के टर्म में है तो वही ले लेते हैं cos 45। cos 45 पहले से भी था, तो क्या हो जाएगा cos 45 स्क्वायर, cos 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से आपका आ जाएगा के एक्स और यहाँ से के एक्स
तो आ जाएगा आपका 2kx। अब फोर्स पता है, अब हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको यहाँ से x डिस्प्लेस रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, k का वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा को सोल्व करने पे आ गया आपका 2kx। यही हो जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, आपको पता है तो k ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2k, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर 2k। और होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, टाइम पीरियड हो जाता है 2π/ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, रूट ओवर 2k। यहाँ से आपका वैल्यू आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझना ही क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। एक और क्वेश्चन इस पे हम करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या था, अल्टीमेटली आपका वैल्यू जो आ गया 2k के बराबर आ गया, 2kx रीस्टोरिंग फोर्स x के मल्टीपल में निगेटिव साइन, तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा आ गया 2π। बाकी आपको टाइम पीरियड निकालना बहुत ही आसान था। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख के इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका आपको दिया हुआ है k1, इसका आपको k2, इसका आपको स्प्रिंग कांस्टेंट k3 है। v वेलोसिटी से इसको इनिशियली प्रोजेक्ट किए हैं, मास कैपिटल M है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम पीरियड। हर क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल का भी है, स्प्रिंग का भी। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगर आप मेरे पूरा लेक्चर का कोर निकालें तो ये आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है पैरेलल भी है और सीरीज भी है। अब आपको ये देखना है कहाँ पैरेलल है और कहाँ सीरीज है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पैरेलल भी है और सीरीज भी है। और आपको टाइम पीरियड के साथ साथ आपको पूछा है वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड निकल गया तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकालना तो ओमेगा, और वेलोसिटी में एसएचएम में हम बताएं ओमेगा इंटू ए होता है। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको क्वेश्चन में मेंशन है। और आपसे पूछा वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी आप निकालेगा, टाइम पीरियड निकल गया तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा तो ए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन पहले ओमेगा कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका k1 k2 k3, इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब कहाँ पैरेलल है और कहाँ सीरीज है, ये आपको पूरा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसको देखिए, k1 k2 के साथ क्या है, पैरेलल है या सीरीज है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, k1 k2 से इसमें समथिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें भी समथिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ध्यान से देखिए, k1 k2 के साथ पैरेलल में है या सीरीज में। तो अगर दो चार क्वेश्चन जो हम पहले करवाए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बताए थे कि ये दूसरे के पैरेलल होता है। और कैसे होता है वो हम अब बताते हैं। के इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, अगर ये पैरेलल होगा तो क्या आता है, k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2। और ये हमको कैसे पता चला कि ये पैरेलल है, इसमें सिंपल सा बात है, समथिंग इलोंगेशन होगा, कुछ भी इलोंगेट करेगा, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। लास्ट में तो इस ब्लॉक को रुकना ही है, लास्ट में ये ब्लॉक तो रुकेगा, लेकिन कुछ देर बाद रुकेगा, इसीलिए तो आपको एम्पलीट्यूड दे दिया है। और अगर इसमें स्मूथ दे दिया, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, स्मूथ आपको दे दिया तो ये इस टाइप से मोशन करेगा, ये आपको पता है। अब k1 k2 के साथ क्या लिंक है, तो पूरा अगर लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट k1 एंड k2 के लिए पैरेलल। पैरेलल कैसे, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, समथिंग कुछ भी फोर्स इधर लगेगा तो इसमें हो जाएगा k2 x2, इसमें हो जाएगा k1 x1। कुछ देर पहले ही क्वेश्चन करवाए थे,
K1 अलग है, K2 अलग है, तो दोनों के लिए x1 x2 का वैल्यू अलग अलग आएगा। क्योंकि K1 K2 अलग अलग है तो x1 x2 का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। फोर्स तो दोनों के लिए समझिए कि अगर इधर थोड़ा देर के लिए समझिए कि इसमें इधर जा रहा है तो F फोर्स से इसको खींच रहा है, तो ये F हो जाएगा क्या, K2 x2। एग्जैक्टली F फोर्स हो जाएगा इसके लिए भी, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग होता है, तो क्या हो जाएगा K1 x1, K1 x1। तो दोनों के लिए अलग अलग है, तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, पैरेलल K1 इंटू K2 बाय। अब ध्यान से देखिए, अब ये K3 के साथ क्या रिलेशन है। आप समझिए कि ये दो स्प्रिंग मिलकर एक स्प्रिंग बन गया, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये। अब ऐसे आप समझिए, दो स्प्रिंग मिलके अब एक स्प्रिंग बन गया। अब उसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसको हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन इतना से यहाँ पहुंच गया। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। K1 K2 था, वो अब K इक्विवेलेंट, ये दोनों मिलके ये बना दिया। अब ये K नहीं होगा, ये K इक्विवेलेंट होगा, ये K3 है। अब ये इसके साथ कौन सा रिलेशन में बना, अब ये अगर x से आगे गया तो ऊपर में भी जाएगा और नीचे में भी आ जाएगा, यानी कि x1 इज जस्ट इक्वल टू x2, दोनों में सेम इलोंगेशन होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक आगे बढ़ जाएगा एक पीछे रह जाएगा, नहीं। K1 K2 का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन दोनों साथ ही जाएगा, ब्लॉक साथ मूव करेगा। अगर ये स्मूथ है, प्रॉब्लम में दिया है कि ये स्मूथ है, तो साथ अगर जाएगा तो फिर वापस से इस दोनों का K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा कि दोनों सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हो जाएगा इसका K इक्विवेलेंट क्या है, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। और ये अगर सीरीज है तो सिंपली ऐड कर दीजिए K3। ये हो गया ओवरऑल का क्या, K इक्विवेलेंट आया। ये हम इस दोनों का निकाले, ये आया K इक्विवेलेंट ओवरऑल का। ओवरऑल K इक्विवेलेंट क्या आ गया, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, यानी K इक्विवेलेंट अब आपके लिए क्या आ गया, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3। ये आपका है K इक्विवेलेंट। अब आप निकाल लीजिए टाइम पीरियड। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है ये भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m/k। K इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ सब पुट कर दीजिए। टाइम पीरियड निकल गया, ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा तो वेलोसिटी निकल जाएगा। मेन खेला K इक्विवेलेंट तक का था। यहाँ से टाइम पीरियड K इक्विवेलेंट बस यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द गेम। अब वेलोसिटी भी निकल जाएगा, ओमेगा निकल, टाइम पीरियड के साथ टाइम पीरियड ओमेगा का रिलेशन होता है 2 पाई बाय ओमेगा। सो दिस इज द गेम। पूरा लेक्चर हम